हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9 जनवरी और आज के करंट अफेयर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और दिसंबर 2023 का मंथली करंट अफेयर भी हम कवर कर चुके हैं, तो आप में से जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 19th एडिशन ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि नैम, इसका समिट कौन सी कंट्री के द्वारा आयोजित किया जाएगा? ये कंट्री है युगांडा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एस जयशंकर भारत की तरफ से इसमें पार्ट लेंगे, युगांडा में विजिट करेंगे 19th नैम समिट के लिए। जनवरी 15 से 20 के बीच में इसको कंडक्ट किया जाएगा। नैम में 120 डेवलपिंग कंट्रीज़ शामिल हैं। समिट में ये सारी शामिल होंगी और इसका एम हो रहेगा टू डिस्कस ग्लोबल कोऑपरेशन, सॉलिडारिटी एंड कॉमन गोल्स इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं नैम का आप लोगों को, तो फुल फॉर्म तो देख ही लिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट। 1955 में एक बांडुंग सम्मेलन होता है। भारत भी शुरुआत से ही इसका पार्ट था, तो बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारत ने भी पार्ट लिया था। भारत की तरफ से हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू इसमें गए थे। इसके अलावा और जो मेजर लीडर्स थे इसमें, एक तो भारत के ही थे जवाहरलाल नेहरू, इनके अलावा इजिप्ट के लीडर, घाना के लीडर और इंडोनेशिया के, ये मेजर कंट्रीज़ थी जिन्होंने लीडरशिप की थी नैम की, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो 1955 में ये एक बांडुंग सम्मेलन होता है जिसमें इसकी नींव एक तरह से रखी जाती है और फॉर्मली 1961 में नैम का गठन हो जाता है। इसमें सारी 120 कंट्रीज़ हैं ना, जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 120 कंट्रीज़, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और उस टाइम पर जब ये बना था 1961 में, तब इसलिए बना था क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इस बारे में। कोल्ड वॉर चल रहा था जिसमें एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रशिया। रशिया को उस समय सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और कंट्रीज़ जो थी ना, ये बटी हुई थी। पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था, या तो अमेरिका की साइड कंट्रीज़ थी या फिर कंट्री कोई सोवियत यूनियन की साइड थी। लेकिन भारत और कई सारी ऐसी 120 कंट्रीज़ जो डेवलपिंग थी, है ना, उसी समय पर आज़ाद हुई थी, अपना विकास कर रही थी। उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि हम किसी गुट में ना जाकर अलग रहकर अपना विकास करें, क्योंकि दोनों की ही ज़रूरत है। सोवियत संघ की भी ज़रूरत थी इन कंट्रीज़ को, अमेरिका की भी ज़रूरत थी। और अगर कोल्ड वॉर का हिस्सा बन जाते तो गुटबाजी में फंस जाते। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश की गई कि एक अलग अपना बनाते हैं, एक तरह से ग्रुप भी नहीं कहेंगे इसको। कोल्ड वॉर से बचने के लिए कंट्रीज़ एक साथ आई। इन्होंने आपस में बातचीत की कि कैसे इन्हें आगे चलना है। किसी कंट्री के साथ जुड़कर नहीं चल रहा है, किसी गुट में नहीं चलना है, फ्री होकर ये चलेंगे, जिससे भी जहाँ भी इनको फ़ायदा होगा उसके साथ में रिलेशन बनाएंगी ये कंट्रीज़। ठीक है, तो कोई मेजर पावर नहीं है ये कंट्रीज़ जो हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ ऐसी हैं जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि नैम जो है, क्योंकि कोल्ड वॉर के उद्देश्य से उस टाइम पर बना था, तो आज के टाइम पर इसका रेलेवेंस, ये बहुत बड़ा एक डिबेटेबल मामला है कि इसका रेलेवेंस नहीं है आज। क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं मीटिंग्स जो होती हैं, समिट होती हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री, काफ़ी टाइम हो गया प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। इसी से समझ आ जाता है कि हमारा देश कौन से ग्रुप को लेकर सीरियस है और कौन से ग्रुप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है, तो नैम उन्हीं में से एक है जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। ज़्यादा एफर्ट्स भारत की तरफ से इसके लिए अब नहीं रहते हैं। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था आप लोगों के काम का, आई होप हो। बाकी यहाँ पर कुछ रीसेंट समिट देख लेते हैं। तो इंडिया और नेपाल की जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई थी, 7th मीटिंग हुई थी। इसको भारत की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने को चेयर किया था। फिर ब्रिक्स की चेयरमैनशिप 2024 में ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ पर होगी? ये रशिया में होगी। विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप को पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट है वाइब्रेंट गुजरात प्री समिट ऑन बायोटेक्नोलॉजी, ये अहमदाबाद गुजरात में हुई। 27th WAIPA वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इंडिया के द्वारा होस्ट की जाएगी। और इन्फिनिटी फोरम 2.0 एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इवेंट है, इसको पीएम मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द बुक मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर? इस बुक को लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। ये बुक इंसाइट्स देती है फ्रॉम डिस्टिंग्विश्ड डिसीजन मेकर्स एंड एक्सपर्ट्स एनालाइजिंग पीएम मोदीज एनवायरमेंटल लीडरशिप एंड इंडियाज़ ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, क्योंकि बुक का नाम ही है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। यहाँ पर रिसेंट बुक्स देख लेते हैं कुछ। ब्रेकिंग द मोल्ड, ये बुक फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की है। ट्विंकल खन्ना की बुक वेलकम टू पैराडाइज है और ये रिसेंटली इसने फिक्शन बुक सेल्स में टॉप किया है। नए भारत का सामवेद, इस बुक को फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा लॉन्च किया गया है। संस्कृति के आयाम, इस बुक के ऑथर हैं मनोरमा मिश्रा। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल MM नरवणे की बुक है।
द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, इस बुक को माधव गोडबोले ने लिखा है। ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की बुक है। दो पलकों की छाँव में हेमा जोशी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इंडियन रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हाउ मच किलोमीटर इन 2023, 2023 में इंडियन रेलवे के द्वारा 6,577 किलोमीटर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। ठीक है, इतना अचीवमेंट इंडियन रेलवे ने कर लिया है। और अगर बात करें ब्रॉड गेज प्रोसेस की, तो एज ऑफ दिसंबर 2023 93.83% ऑफ द टोटल रूट कितना है, 61,508 किलोमीटर, ये इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। यहाँ पर इंडिया के कुछ टारगेट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत का टारगेट अब तो 2023 चला गया है, ये दोनों 2023 तक के टारगेट थे। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट बाय 2023। 100% नहीं हुआ है अभी, 93% तक लगभग हो गया है। टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फर्टिलाइजर सेक्टर बाय 2023। नेक्स्ट हमारा टारगेट है टू अचीव ज़ीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2024। फिर नेक्स्ट आता है लॉन्चिंग डिजिटल रेडियो वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन का बनाने का हमारा लक्ष्य 2024-25 तक का है। और हमने देखा 2023 में सितंबर अक्टूबर के टाइम पर हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो 2024-25 तक हम 5 ट्रिलियन तक तो पहुंच ही सकते हैं, थोड़ी सी और पुश थोड़ा सा और किया जाए तो। फिर अगला हमारा टारगेट है टू अचीव $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बाय 2025। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी सारे गांव तक पहुंचाना 2025 तक का हमारा टारगेट है। फिर टीबी फ्री का टारगेट है 2025 तक का। एलिमिनेटिंग HIV एंड एड्स बाय 2030 और कंट्री को मलेरिया फ्री बनाने का टारगेट है हमारा 2027 तक का, और इसे पूरी तरह से इरेडिकेट करने का टारगेट है 2030 तक का। अडानी ग्रुप विल इन्वेस्ट 42,700 करोड़ रुपीज़ इन विच स्टेट। तो अडानी ग्रुप के द्वारा बोला गया है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स में ये इन्वेस्ट करने वाले हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके लिए तमिलनाडु के साथ में एक MOU साइन किया गया है। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 हुई थी रिसेंटली, जिसमें ये अनाउंसमेंट अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। इंडिया टॉप्ड लिस्ट ऑफ सोर्स मार्केट्स फॉर विच कंट्रीज टूरिज्म इन 2023। कौन सी कंट्री है जिसके टूरिज्म के लिए इंडिया ने सोर्स मार्केट में टॉप किया है, मतलब कि भारत से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस कंट्री में गए हैं। ये कंट्री है श्रीलंका, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिया लीड्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ टूरिस्ट फॉर श्रीलंका इन 2023 विद ओवर 3 लाख इंडियन विजिटर्स। और इसमें श्रीलंका की इकॉनमी में लगभग $2.1 बिलियन जनरेट हुआ है इंडियन विजिटर्स के कारण। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी, ये हुआ गोवा में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द स्टेट कमिश्नर्स ऑफिस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। और इस फेस्ट में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के टैलेंट को बेसिकली शोकेस किया गया है थ्रू म्यूजिक, डांस एंड एंटरटेनमेंट, प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी ऑन अ ग्लोबल स्केल। रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड इन विच प्लेस, ये कॉन्फ्रेंस देखने को मिली गुवाहाटी में। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह दोनों के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया गुवाहाटी में, रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। इसको DARPG के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसका एम है टू इम्प्लीमेंट PM's विजन ऑफ सुशासन थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। विच मूवी वन अवार्ड फॉर सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट इन ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ये मूवी कौन सी है, बारबी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी रिसेंटली गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता है इस बार, ये मूवी है ओपनहाइमर, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है ये, इसको सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, जैसे हम देखें कि बेस्ट मेल एक्टर कैटेगरी में सिलियन मर्फी को ये अवार्ड मिला है इनकी मूवी ओपनहाइमर के लिए। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी ओपनहाइमर मूवी के लिए ही रॉबर्ट डॉनी जूनियर को दिया गया है। फिर ये तो हमने देखा ही क्वेश्चन में, फर्स्ट एवर अवार्ड फॉर सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट मिला है बारबी को। कंट्रीज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, इसको इनॉग्रेट किया गया है उज्जैन में, ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा प्रसादम को इनॉग्रेट किया गया है। नेशन का पहला हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है, उज्जैन में शुरू किया गया है। इसके अलावा मनहित ऐप को भी लॉन्च किया गया है, जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को एम्फेसाइज करती है और अनवील करती है एफर्ट्स को टू प्रमोट सेफ एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स थ्रू प्रसादम।
विच स्टेट अनाउंस्ड 10 लाख रुपीज़ कंपनसेशन फॉर लेपर्ड अटैक विक्टिम्स। तो रिसेंटली लेपर्ड के अटैक करने की वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई थी तमिलनाडु में, और फिर उसी की वजह से तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के द्वारा अनाउंस किया गया कि विक्टिम्स की फैमिलीज़ को 10 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। कौन बने हैं विकासशील अरिंदम बागची, तेंजिन लेकफिल और या फिर इंद्रमणि पांडे। आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।